Hello and welcome back to PSC Panchayat. Today we are coming towards the end of constitution part and today's topic is role of caste, religion, ethnicity, class, gender, language in politics. We are talking about general in politics, like in politics in general, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, बट उसके पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनका रोल क्या होता है पॉलिटिक्स में, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ तक डेवलप है. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सबसे पहले तो ये देख लो कि पॉलिटिक्स क्या होती है. सुना तो बहुत होगा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत राजनीति चल रही है ना. चार बच्चे भी साथ में बैठते होते हैं तो कहते हैं हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ हमारे खिलाफ, है ना. यू हर्ड अबाउट इट. ठीक है, तो पॉलिटिक्स बेसिकली ये है कि किसी भी, इसको हिंदी वर्ड होता है राजनीति, यानी राज करने के लिए, यानी शासन करने के लिए जो आप नीतियां अपनाते हैं, दैट इज पॉलिटिक्स. और नीतियां क्या है वो, मतलब कि जो भी आपने पॉलिसीज ली, जो भी प्रोग्राम्स लिए, है ना, कैसे आप लोगों को उनके विकास को लेकर के जागरूक कर रहे हैं, दैट इज पॉलिटिक्स. तो रोल ऑफ दिस इज रोल ऑफ इन ये सारी जो एस्पेक्ट्स है ना, दीज आर एस्पेक्ट्स, यही एस्पेक्ट्स हैं. और जब कोई भी सत्ता अभी तो ये समझ लेते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अपने लिए कैंपेनिंग कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए अभी कैंपेनिंग कर रही है, अभी वो सरकार नहीं बनी है, ठीक है. तो जब वो कैंपेन करती है ना, सो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, सो तुरंत सारे जो जितने महकमे हैं, सरकारी महकमे या फिर जो ऑलरेडी जो सरकार में है, ठीक है, करंट जो गवर्नमेंट है, सो वो क्या करेगी, अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाएगी कि भाई बनाओ कि यहाँ पे कास्ट का कितना कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कौन सी कास्ट कितनी है, किसकी कितनी संख्या है, विमेन की संख्या कितनी है. और विमेन ने भी ये देखेंगे कि कौन सी लड़कियां जो स्कूल जाने वाली हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है. तभी आप देखते हो ना कि जब वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे लड़कियां ज्यादा हैं, ठीक है, और स्कूल में जाने के लिए वाली एज में है, तो चलो उनको साइकिल प्रोवाइड कर देते हैं, स्कूटी प्रोवाइड कर देते हैं, लैपटॉप टैब प्रोवाइड कर लेते हैं. सो ये सारी चीजें यहीं से आती. तो वो देखेंगे कास्ट में क्या है, जेंडर में देखेंगे लड़के लड़कियां कितने हैं, स्कूल जाने वाले कितने हैं, हो सकता है कॉलेज जाने वाले ज्यादा हो तो फिर वो उनको लैपटॉप प्रोवाइड करने की बात करेंगे, स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं कि अब आपको ये बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की स्कॉलरशिप मिलेगी, या कोई ऐसा स्कॉलरशिप निकालते हैं कि ये एग्जाम क्रैक करो, आपको यूके या यूएस की जो है, अमेरिका और वहाँ के ब्रिटेन की कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है. लैंग्वेज को लेकर के बहुत होता है, ठीक है. जैसे मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड रीजन है, सुना है बुंदेलखंड रीजन, ऊपर वाला जो हिस्सा है, बुंदेली भाषा बोली जाती है वहां पे. उनका जो एक कल्चर है उस एरिया का, उसको लेकर के बहस चलती रहती है कि क्या इतना वो लंबा एरिया है, ठीक है, वो चंबल की से शुरू होता है, उधर टोन्स तक जाता है, ठीक है. सो वहां तक ये है कि इतना लंबा एरिया है, तो क्या ये अपने आप में एक स्टेट बन सकता है क्या, क्योंकि उसका अपना एक लैंग्वेज है, उसका अपना एक कल्चर है, बुंदेलखंडी कल्चर है. यू आर अच्छा, ओके, कम 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 साइड. सो उनका अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, तो और एक सफिशिएंट ज्योग्राफिकल एरिया भी है, मतलब एक इतना बड़ा एरिया है कि वो स्टेट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, ठीक है. सो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. जेंडर हो गया, हमने देख लिया. एथनिसिटी, एथनिसिटी वही एथनिसिटी मतलब इंडिजिनस, आप कहाँ के एथनिक, आपकी एथनिसिटी कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है. जैसे यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में कुछ बुंदेलखंडी लोग होंगे, कुछ इधर के लोग होंगे, जैसे ये इधर गोंड जहाँ पे जनजाति ज्यादा है, ठीक है, उनकी एथनिसिटी वहाँ की होगी. भील जो जनजाति है उनकी एथनिसिटी वहाँ की होगी, ठीक है, अपने एरिया. मालवा एक अपना एरिया है, मालवा का अपना कल्चर है. सो दैट इज एथनिसिटी. आप कभी आप नोटिस करना, जब भी इलेक्शन आता है, ये चीज आपको, ये टॉपिक समझना है ना, तो जब भी इलेक्शन आता है न्यूज चैनल्स को फॉलो करो एंड यू विल ऑब्जर्व पीपल टॉकिंग अबाउट इट. स्पेसिफिकली जब आदमी जाता है ना मालवा की तरफ, कोई पॉलिटिशियन जाएगा, कैंडिडेट जाएगा, अभी तो वो नहीं है, इलेक्शन उसने लड़ना है, तो वो बात करेगा हमारे मालवा के लोग, ठीक है, या फिर उनकी कॉस्ट्यूम पहनेगा, राइट. आई वॉज अबाउट टू से दैट कि वहां गए तो उनकी कोई
स्पेसिफिक टोपी होगी वो पहन लिया, स्पेसिफिक कोई गमछा हुआ वो ओढ़ लिया, है ना, उनका कोई कल्चरल डांस है उसमें कुछ कर दिया उन्होंने, ठीक है। सो यस, तो इसका क्या है, इसका बेसिकली एसेंस क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? हमारा है, यस, बिकॉज वी एज एन ह्यूमन वी हैव दिस नेचुरल इंस्टिंक्ट, हमारी एक अपनी इंस्टिंक्ट है, हमें पता है कि ये हमारा ग्रुप है, ये हमारी एथनिसिटी है, दिस इज आवर कम्युनिटी, ठीक है। तो इसीलिए शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर्ड रिलीजन, ये कॉन्सेप्ट बहुत हावी होता है। दंगे क्यों भड़कते हैं? दंगे इसीलिए भड़कते हैं ना कि कल को अगर आपने मंदिर में कुछ ऐसा फेंक दिया जो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मस्जिद में कुछ ऐसा डाल दिया जो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, कल तुरंत राइफ हो जाते हैं इमोशंस। वाई? बिकॉज हम अपने आप को उससे बिलोंग करते हैं। अगर हमसे हमारा आप रिलीजन छीन लो, जस्ट इमेजिन आपसे आपका रिलीजन छीन लिया जाए, कल को आप क्या बताओगे अपनी आइडेंटिटी के बारे में? हु आई एम, ठीक है। आई गेट इट, आपको आप पेट्रियोटिज्म है आपके अंदर हावी, आप कहोगे आई एम एन इंडियन, बट देन इन इंडिया वी हैव सो मेनी रिलीजन्स, ठीक है, सो मेनी एथनिसिटी। सो आपको उसके साथ भी ये चीज है ना कि आपको इसीलिए आपको हमेशा अपनी जो अपना पहनावा है, अपना तिलक है, अपनी टोपी है, अपना हिजाब है, अपना जो भी आपका पहनावा है या फिर आपके तौर तरीके हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए ये बात हमारे सारे पॉलिटिशियंस को पता है और उसी में राजनीति का खेल खेला जाता है, ठीक है। एंड वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, बट हम उसको इस लैंग्वेज में तैयार करेंगे कि हम अपने आंसर शीट में प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब आंसर शीट में जब आप इनकी रोल ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास की बात करते हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का नाम नहीं लिखना, ठीक है। जैसे आपने किसी पार्टी को उसके आइडियोलॉजी से एसोसिएट करके नहीं लिखना है, ठीक है। यू कैन ओनली राइट, अगर आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि किसी करंट गवर्नमेंट की ये आइडियोलॉजी है, सो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेंट्रिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, बट यू विल नॉट मेंशन दैट बीजेपी इज दिस दिस दैट, कांग्रेस इज दिस दैट, शिवसेना इज दिस दैट, गेटिंग इट? सो आपका जब बेसिकली ऐसा होना चाहिए, आई एम एन एग्जामिनर, आई एम रीडिंग योर आंसर, मैं आपके आंसर पढ़ रही हूँ तो मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी इस पार्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि आपका जो है अपना इंक्लिनेशन किस पार्टी के प्रति है या फिर आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं। आपको इतनी न्यूट्रल तरीके से बात लिखनी है, ओके। चलो, सो पॉलिटी इज बेसिकली पॉलिटिक्स। सी, द थिंग इज, जब मैं आपको सेक्युलरिज्म पढ़ा रही थी, पंथ निरपेक्षता, जब मैं आपको ये चीज पढ़ा रही थी, उसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। सो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल, ठीक है, वाज नॉट देयर। हमेशा ध्यान रखना है कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें प्रियम्बल नहीं था, सॉरी सेक्युलरिज्म नहीं था, एंड दिस वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1900। यस, जब ये 1976 में ऐड हुआ था तो मैंने आपको ये भी बताया था, उस वक्त की जो सरकार थी उनकी एक योजना थी, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी योजना थी, आपने सुना होगा 1900 जब इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, ठीक है, उसका विरोध भी हुआ था, ओके। गरीबी हटाओ एक योजना थी उनकी, गरीबी हटाओ योजना थी, उसके तहत जो कुछ चीज़ें की गई थी। सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उनकी गवर्नमेंट की जो कुछ योजनाएं थी उस चीज़ को लेकर के, और उनका जो काम करने का तरीका था उस समय पे, आप इमेजिन करो आज की तरह था। आज की गवर्नमेंट क्या है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, यू नो दैट। सो विपक्ष का जो रोल होता है वो काफ़ी सिमट गया है, वी गेट दैट राइट। जब विपक्ष का रोल सिमट गया है तो जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसको कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्शन लेने में इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो ना तो बदलाव आते हैं, क्योंकि बदलाव में रुकावट नहीं होती, इसलिए बदलाव आते हैं।
कोलिशन वाली जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग पार्टियों के लोगों की आपको सहमति लेनी होती है, ठीक है, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट में जरूरत नहीं होती है। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो उस समय की थी, उस वक्त यही आप समझ लीजिए, उस वक्त एक ही सरकार थी, वही थी, और वो काफी हावी भी थी, एंड शी वॉज बोल्ड एज वेल। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो शी वॉज अ वेरी बोल्ड लेडी, ठीक है। तो उन्होंने जो स्टेप्स लिए, उसके लिए उस चीज को, उसका एक तो पहले विरोध हो रहा था, क्योंकि वो जो करने का तरीका था, लोगों को लग रहा था कि ये जबरदस्ती कर रही हैं, है ना, जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स हो रहे हैं, कैंप लगाए गए थे, रिमेंबर दैट, कहानी पता होगी आप लोगों को, ठीक है। सो उस वक्त इसी वजह से विपक्षी नेता उनके खिलाफ हो गए थे, जनता को उनके खिलाफ कर रहे थे, तो उन्हें ये चीज ना बहुत मैनिफेस्ट करनी थी। मैनिफेस्ट मतलब उसका प्रभाव और दिखाना था। सो इस वजह से सेक्युलरिज्म और दूसरा क्या था, सोशलिस्ट, समाजवादी, ये दोनों शब्दों को ऐड किया गया था। तो जो समाजवादी शब्द है, ये उनकी गरीबी हटाओ प्रोग्राम या फिर उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को एक तरीके से सेटिस्फाई कर रहा था। और ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है, यानी कि हम पंथ निरपेक्ष हैं या धर्म निरपेक्ष है, ये इसलिए था क्योंकि उस वक्त आपको ध्यान होगा, उस वक्त ये लग रहा था कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ ज्यादा, या तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ अगेंस्ट हो रही हैं, उनके विरोध में जा रही हैं, या किसी एक रिलीजन को वो बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, ठीक है। ये चीज उस वक्त हो रही थी। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को ऐड किया था। सो ये ओरिजिनल तो थे नहीं, इसीलिए अभी सितंबर में सुब्रमण्यम स्वामी, हमारे वेरी वेटरन पॉलिटिशियन, उन्होंने पीआईएल भी डाली थी कि इन दोनों शब्दों को प्रियम्बल से हटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल प्रियम्बल में भी नहीं था। अब आपकी बात है कि रिलीजन, कास्ट क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता अलग चीज है, बट जब मैं आपको आरपीए पढ़ा रही थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये एक्ट, इसमें यो बातें लिखी हुई हैं, जब इलेक्शन हो रहा होता है ना, सो इलेक्शन के वक्त कॉन्स्टिट्युएंसीज बनती हैं, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स के रोल होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो उस एक्ट में मेंशन है। सो मैं इनको आरपीए एक्ट पढ़ा रही थी, तो उस एक्ट में क्या है कि उस एक्ट में जब आपने पढ़ा है ना कि कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी जगह पे अपनी कैंपेनिंग में ये बोलते हुए पाया गया कि वो किसी एक धर्म को लेकर के बोल रहा है, किसी एक जाति को लेकर के बोल रहा है, या एक जाति को दूसरी जाति से भड़का रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से भड़का रहा है, या कोई ऐसी चीजें कर रहा है जो पुरानी हो चुकी, यानी कि सती प्रथा को वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। विच क्राफ्ट होता, विच क्राफ्ट सुना है आपने, ठीक है, ये कर्नाटका या ये मध्य प्रदेश के भी वो साउथ साइड में होता है अभी भी, ठीक है, कि कुछ औरतों को वो एज अ विच कंसिडर करके फिर गांव से निकाल देते हैं या फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। सो विच क्राफ्ट जैसी चीजों को अगर वो एक तरीके से सहमति दे रहा है, सो ऐसी चीजें अगर वो कर रहा है, पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और तो और उसको तो बैन तो किया ही जाएगा कैंपेनिंग से या फिर इलेक्शन लड़ने से। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनका रोल तो है, बट इनका रोल ऐसे होता है, आप ऐसे समझो ना, एक जो समाज है, ये समाज है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और कौन से, जैन है, बुद्धिज्म है, पारसी भी है थोड़े से, ठीक है, और फिर उसमें कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, ओके, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप हैं, और अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, कुछ जनजातियां हैं, और कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, यानी अंडमान निकोबार में रहने वाली कुछ ट्राइब्स हैं जो कॉमन डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर है, ठीक है, वो लोग भी हैं। तो जब इतने सारे तरह तरह के लोग हैं, तो डू यू इमेजिन कि हम एक जैसी पॉलिसी बना सकते हैं? नॉट प्रैक्टिकल ना, कि हम एक जैसी पॉलिसीज बना ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि हमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की ध्यान देनी ही पड़ेगी, किसकी क्या जरूरत है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, और कहाँ कैसी ज्योग्राफी है। अंडमान निकोबार में आप दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज में ध्यान दिया होगा तो जोशीमठ धंस रहा है, राइट? क्यों धंस रहा है? क्योंकि आप पहाड़ की इतनी वल्नरेबल सिचुएशन, जहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, वहाँ पे सुरंगें बना रहे हैं, वहाँ पे टनल्स बना रहे हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है, वहाँ पे तो ये वहाँ बनाना और एक प्लेन में बनाना, दोनों में अंतर है, राइट?
सो अब वो धंस रहा है, अब वहाँ के लोगों का क्या होगा, कैसे होगा। एक सवाल उसके साथ निकल के आता है कि कितना डेवलपमेंट ज़रूरी है ना। डेवलपमेंट तो हम सब चाहते हैं, डेवलपमेंट हो, बट किस कॉस्ट में है डेवलपमेंट। अगर हम एक जगह नई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो हम ये भी तो देख रहे हैं जब उसको खड़ी करने में नुकसान क्या क्या हो रहा है, राइट। किसी का घर उजाड़ना पड़ रहा है, ठीक है, जंगल खाली करने पड़ रहे हैं, पहाड़े काटने पड़ रही हैं, राइट। सो कोई भी ये, इसीलिए ये सबसे अब आप एग्जाम्पल में भी आप इस चीज को राइट कर सकते हैं, ये जोशी मठ वाला, कि जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, जो हम डेवलपमेंट कहीं पे देख रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि डेवलपमेंट हॉलिस्टिक होना चाहिए। एक वर्ड होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। विकास सही है, विकास होना चाहिए, पर विकास के साथ हॉलिस्टिक जब अपन जोड़ते हैं ना, तो इसमें हम ये भी देखते हैं दोनों कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इसका क्या गेन हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, जब हॉलिस्टिकली हम देखते हैं। सो इसीलिए एक कहा जाता है कि जब आप कहीं पे पेड़ लगा रहे हैं, और नहीं कहीं पे आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, सो उस बिल्डिंग को खड़ी करने में आपने जितना जंगल साफ किया, जितना पेड़ साफ किया है, मेक श्योर आप उतने पेड़ प्लांट करें जहां पे प्लांट किया जा सकता है, ताकि वो बराबरी मेंटेन रहे। ओके, सो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हमेशा हमें देखना चाहिए। इसीलिए जोशीमठ या फिर उत्तराखंड जैसे रीजन में, या फिर कल को अरुणाचल प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वो जो 7 सिस्टर्स हैं वो थोड़ा पीछे हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो अब उनकी डिमांड रहती है कि भाई हम हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं है। ओके, अब आप ये सोचिए कि अगर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में हम डेवलपमेंट करना शुरू कर दें एक तरफा, तो क्या हो जाएगा, बर्बादी तो होनी है ना उसमें। सो इसीलिए आप देखते हो कि सरकार जो पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाती है उन जगहों के लिए, उसमें क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा उसमें 90% होता है, सिर्फ 10% उन लोगों को देना पड़ता है, बिकॉज अब कहीं ना कहीं तो आपको कवर अप करना पड़ेगा ना। सो दैट्स वाई आपका जो सवाल था कि ये सारी जो चीजें हैं ये सेक्युलरिज्म की वजह से कवर क्यों नहीं होती, भाई इसलिए नहीं कवर होती क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन योर हेड। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने पढ़ा था ना कि हर नागरिक का कर्तव्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना। वाई, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस। जब हम एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नेशन एज अ होल एक्सेलेंस की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त इन सारी चीजों की बात कर रही है, और वो बात इस तरीके से कर रही है कि वो सिर्फ विकास को लेके कर रही है, ठीक है, पीछे ले जाने के लिए नहीं कर रही है, ठीक है, या किसी जेंडर को टारगेट करने के लिए नहीं कर रही है, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं कर रही है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। चलो अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं लिखने के पर्पस से। उन्होंने टालना नहीं दी क्लीन करने के लिए, उनसे पूछो जरा, वहां रखा हो शायद। समझ में आ रहा है पक्का, आपको आ रहा है? इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट इज साइंस ऑफ गवर्नमेंट। व्हेन वी राइट साइंस ऑफ गवर्नमेंट, इससे आपको घबराना नहीं है कि जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ते हैं ना, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, और मैं जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि साइंस ऑफ लॉ, है ना, जस्टिस का साइंस क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे इन दैट सेंस, सो साइंस ऑफ गवर्नमेंट
So politics is basically, it is kind of government where the government has to take care of regulation. सबसे पहले तो regulation, okay, preservation किसकी, सेफ्टी, पीस, उनकी सुरक्षा का, शांति का, उनकी प्रॉस्पेरिटी का, बढ़ोतरी का, ठीक है, एंड डिफेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अपनी देश को, अपनी ज्योग्राफी को, अपनी टेरिटरी को बचाना, उसके अधिकारों को बचाना अगेंस्ट अ फॉरेन कंट्रोल, किसी विदेशी सत्ता से बचाना, ओके, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स के अधिकार, देयर राइट्स, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर मोरल्स का इम्प्रूवमेंट समझ रहे हैं आप, मोरालिटी, ठीक है, क्या समझ रहे हैं, कैसे हमारे मोरल्स का इम्प्रूवमेंट, इन व्हाट सेंस? करेक्ट, क्या गलत है, ओके, राइट, ठीक है। अब ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स को लेकर के, उस सवाल में है पॉलिटिक्स और इसमें से कोई एस्पेक्ट्स है, ठीक है, जेंडर की जगह कभी कभी डायरेक्टली विमेन को डाल दिया जाता है कि विमेन का जो क्या है, जब विमेन के रोल में पॉलिटिक्स में क्या है, ठीक है, तो जब विमेन का आ गया या कोई भी चीज आ गई विद रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, सो फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर आंसर with a nice and crisp introduction about what do you understand with the word politics, ओके, एंड इट्स रिलेशन। अब ये मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स इन जनरल क्या क्या करती है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, अपने टेरिटरी को बचाती है, रेगुलेशन करती है, गवर्नेंस करती है। जब आपके पास स्पेसिफिक सवाल हो कास्ट को लेकर के, ठीक है, या फिर विमेन को लेकर के, तब आपको 2 लाइन और उसमें ऐड करनी इंट्रोडक्शन में ही, वेयर यू आर मेंशनिंग कि पॉलिटिक्स में विमेन का रोल कैसे है। एक तो वो पॉलिटिक्स में खुद हिस्सा लेके काम करती हैं, दूसरा रीजन ये होगा कि वो जनता का 50% है, ठीक है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन, ठीक है, सो व्हेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, तो आपको उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनका क्या क्या डिमांड है, क्या क्या इश्यूज हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, या फिर किसी तरीके से कोई उनके ऊपर कोई ऑफेंस क्या क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, व्हेन विमेन मैटर, ओके। सो ऐसे विमेन का हो गया, या फिर कास्ट का हो गया, कास्ट का है तो आपको कास्ट का ही मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे देश में जब मैं आपको रिजर्वेशन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ओबीसी की कितनी संख्या है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना, नहीं वो कास्ट थी, ओबीसी कास्ट थी, हाँ परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 52% था, 52% उस टाइम पे, ठीक है, 1991 में ओबीसी की संख्या हमारे पॉपुलेशन में लगभग 52% थी, ओके। सो ये चीज मैटर करती है ना कि जब कोई इस वजह से कास्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब जनसंख्या का आधे से ज्यादा प्रतिशत कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसमें कवर कर रही है, तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी पर्टिकुलर डिमांड को कवर करेंगे, राइट। सो ऐसे ही रिलीजन का इशू भी होता है, ओके। सो ये चीज आपने मेंशन करनी है। हाँ ये कास्ट थे, और कुछ 2000 समथिंग कास्ट थे जो और भी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। हम्म हम्म अनु इसको थोड़ा सा वेट कर दोगे क्या? अब हम एक एक टॉपिक लेकर के उसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, उसके कुछ 2-3 एग्जांपल्स करवा दूंगी, ठीक है, दैट्स इट। आपका ये टॉपिक उससे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास सवाल आएगा आपने मैक्सिमम 250 शब्दों में लिखना होगा, ओके, और जब 250 शब्दों में लिखना होगा तो आपके पास उतना ही क्रिस्प
कंटेंट होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, इन सारी चीज़ों में ये वाले जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसी होती हैं, इन जनरल होती हैं, इन जनरल। और जो सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें आप तब तक आपका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आपने उदाहरण नहीं पेश किए हैं। ठीक है, आप कोई भी बात कह रहे हैं सोशियोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट में तो आपको एग्जाम्पल ऐड करना ही है। ओके, 33% जो पंचायत में है रिजर्व सीट, ऐसा डिमांड चल रही है कि पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, बट अभी नहीं मिल पा रहा है। जब से पंचायत में आया था तब से चल रही है वो। सो लेट्स स्टार्ट विद जेंडर। ठीक है, जेंडर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। हाँ, कास्ट एंड क्लास, हाँ तो बिल्कुल। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर, जब मैं इंदिरा साहनी जजमेंट आपको बता रही थी, मैंने एक लाइन कही थी, इन इंडिया कास्ट इज क्लास। ठीक है, हमारे देश में आपकी कास्ट आपकी क्लास बताती है। ठीक है, सो जब आप, एक अनमोल ने सवाल किया था ना कि जब आपको रिजर्वेशन एक बार दे दिया गया है तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की जरूरत क्या है। ठीक है, बिकॉज इंडिया में आप ऑफिसर बन भी जाते हैं, कहीं कहीं, मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि हर जगह ये चीज़ है, बट कहीं कहीं ये होती है, आप ऑफिसर बन भी जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, अगर सो कॉल्ड पिछड़ी जात है, तो फिर आपको ऑफिस में भी कभी कभी ऐसी चीज़ों ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से हमें थोड़ा सा और उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट, सो कास्ट इज़ अ क्लास। तो नो मैटर वेयर यू टर्न, सम हाउ समवेयर आपके अंदर ये फीलिंग कहीं ना कहीं से आ जाएगी, किसी न किसी एक्ट से, किसी न किसी बात से, कि आपको रियलाइज होगा कि यस आई हैव बिकम एन ऑफिसर बट स्टिल दैट कास्ट स्टिग्मा इज देयर। सो दैट्स वाई इंडिया में आप ये भी देखोगे, अभी कल परसों न्यूज़ आ रही थी कि आईआईटीज जो है, ठीक है, आईआईटीज में 98% जो फैकल्टी है दैट बिलोंग्स टू अपर कास्ट। ठीक है, सो उनका ये कहना है कि इतने सालों के बाद, इतने रिजर्वेशन, इतने सब स्टेप्स लेने के बाद, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि 98% जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, दे बिलोंग टू अपर कास्ट, सिर्फ 2% ऐसे हैं जो नहीं है। और पिछले 1-2 सालों में किसी किसी आईआईटी से ये किस्से भी सुनने को आए हैं कि जो प्रोफेसर्स थे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको किसी तरीके की पर्टिकुलर एक्ट से, एक्शन से उनको सफ़र करना पड़ा और उसकी वजह से उन्होंने छोड़ भी दिया अपनी जॉब। ठीक है, सो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। इसके लिए ये होगा कि देखो, दोनों चीज़ें हैं, जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कभी कभी ये होता है ना कि रिजर्वेशन एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वो आपको, एक कमी है, उस कमी को मिटाने के लिए है। हाँ, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो एम है वो सही है, गलत उसमें ये है उसका जो एग्जीक्यूशन चला आ रहा है। 75 साल हो गए हैं लेकिन उस एग्जीक्यूशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। आज भी हमें उसकी उतनी ज़रूरत है और आज भी जो नीडी हैं, जिन्हें वाकई रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। दिक्कत ये है, दिक्कत रिजर्वेशन में नहीं है। इस उसी तरीके से आप ये इमेजिन करो कि जब आप बसेस वसेस में जाते हो, जो विमेन वाली सीट होती है हम उसको रिजर्व करते हैं ना। अच्छा, मेट्रो में कोई बैठा है, जो पहला जो बॉगी होती है दैट इज होल बॉगी इज रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, पहली पूरी विमेन के लिए होती है, एंड देन उसके पीछे जितनी भी होती हैं उसमें भी विमेन की सीट रिजर्व होती है। ठीक है, 2-4। सो कई हमारे पुरुष साथियों को समस्या होती है कि जब वो पहली रिजर्व्ड है तो इसमें भी रिजर्व करने की क्या जरूरत है। आप ये समझिए ना कि यहाँ पे 50% जनसंख्या औरतों की है। ठीक है, आप 10 बोगी वाला मेट्रो में सिर्फ पहली बोगी आप रिजर्व करके आप ये कह रहे हो कि सारी औरतें, 50% औरतें जो है उसी में सफोकेट हो जाएं।
ये सही नहीं है ना, गलत है। सो आपको थोड़ी सी आपको वहां भी करनी पड़ेगी कि कोई महिला है जो उसमें जगह नहीं मिली, वो उधर आ गई, वो प्रेग्नेंट है या फिर कोई और सिचुएशन है, तो उस वजह से करना पड़ रहा है। ठीक है, बुजुर्गों के लिए सीट्स अवेलेबल होती है। सो वही चीज है रिजर्वेशन को लेकर के भी, नो डाउट इसमें दिक्कतें हैं। और वो जो हम इतना दे रहे हैं, आपने बोला ना रिजर्वेशन जब इतना दे रही है सरकार, उसके बाद भी ये समस्याएं चल रही हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कुछ लोगों के मन में उस रिजर्वेशन, उस पॉलिसी के प्रति द्वेष, द्वेष इन बैड सेंस। ठीक है, यस, आपके अंदर वो द्वेष है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके मन में भी कुछ ऐसी भावनाएं हैं। ठीक है, उनको ये चाहिए कि हमारा बस परिवार, हमारे बस रिश्तेदार आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जबकि उन्हें भी पता होगा, वो अपने भी अगर गांव में जाके पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो देखेंगे कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें वाकई जरूरत है, जबकि मेरे ही भाई भतीजे जो है रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, उनको उनको वहां तक तो पहुंच भी नहीं पा रहा है। सो माइंडसेट की प्रॉब्लम है वो। और वो माइंडसेट कब आता है? वो माइंडसेट आएगा नहीं आएगा ये बहुत ही डाइसी कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा चांसेस है नहीं आएगा, क्योंकि एक ऐसा माइंडसेट आना इंसानों के अंदर कि हम सबके विकास के बारे में सोचे, ये बहुत ही यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिस डजंट हैपन इन जनरल। हर आदमी हमारे अंदर डीप डाउन वी ऑल आर हैविंग दैट एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो ये बहुत हाईली लाइकली चांसेस है कि वो एक आइडियल सोसाइटी हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे जहां हम अपना पेट भरने से पहले ये सोचे कि हमारे साथियों का पेट भर जाए। ठीक है, सो थोड़ा बहुत इशू रहेगा, बट कोशिश करनी चाहिए। नई जनरेशन के ऊपर ये आता है कि हम कैसे करें ये चीजें। अब ठीक है, अब जेंडर से शुरू करते हैं कि जेंडर का रोल क्या होता है पॉलिटिक्स में। अब जेंडर, एक वर्ड होता है जेंडर और एक वर्ड होता है सेक्स। सेक्स में ये होता है मेल एंड फीमेल, आप बायोलॉजिकली डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, यू आर बायोलॉजिकली बॉर्न विद इट। जेंडर क्या है? जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट। ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। जेंडर का आपकी बायोलॉजी से रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। जेंडर रोल्स आप सुनते होंगे ना, जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स यानी समाज हमें सिखाता है कि हमारा क्या रोल है। जैसे समाज इन जनरल महिलाओं को सिखाता है कि आपका रोल है चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना, घर का ध्यान रखना। ठीक है, पुरुषों को रोल सिखाता है कि तुम्हें रोना नहीं है, आंसू नहीं आने चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, एंड देन यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू बी द प्रोवाइडर, है ना। एक आदमियों को ये रोल थोपा जाता है कि तुम्हें प्रोवाइडर बनना है, और औरतों को ये रोल थोपा जाता है कि यू हैव टू सर्व। ठीक है, तो सर्व और प्रोवाइडर वाला जो रोल है ये जेंडर रोल है, यानी ये समाज आपको देता है। इसीलिए आज आप देख रहे होगे, और ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, हमेशा से ये था हमारी सोसाइटी में, बट आज हम क्योंकि हमारे पास ये सोशल मीडिया है, सो वी नो अबाउट इट। वी नो दैट देयर आर सम मेन हु ड्रेस लाइक विमेन। ठीक है, ट्रांसजेंडर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ट्रांसजेंडर इज डिफरेंट थिंग। ट्रांसजेंडर अगेन इज ये सेक्स में ही आ जाएगा ट्रांसजेंडर। ठीक है, बट यहाँ जेंडर रोल की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, और आजकल कई देशों में इसको लीगलाइज भी कर दिया गया है कि यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ मैन और वुमन। आई हैव दिस राइट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मैन इफ आई वॉन्ट टू। ठीक है, सो ये वाली चीजें भी हैं, और इसको साइंटिफिकली भी अप्रूव किया गया है। मतलब साइंटिफिक इसके एविडेंस हैं, इसके सबूत हैं कि वाकई ऐसा होता है। हो सकता है आप एज अ लड़का पैदा हुए हैं, बट जब आप ग्रो करते हैं तो जो आपका इंक्लिनेशन है, जो आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, दैट इज टूवर्ड्स विमेन, नॉट टूवर्ड्स विमेन बट लाइक विमेन। ठीक है, महिलाओं की तरह है। ठीक है, यू हैव दिस सॉफ्ट टेंडेंसी। नो, ये जोक नहीं है, दिस एक्चुअली हैपेंस। ये हंसने की बात नहीं, ये एक्चुअली होता है। ओके, सो अब इस चीज को लेके एक साइंटिफिक एविडेंस भी आ गए हैं, और कुछ सरकारें भी इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही, सरकार को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो हमारी पूरी सोसाइटी का कॉम्पोजिशन बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आज भी होमोसेक्सुअल या फिर गेज जो मैरिज है उसको अभी लीगलाइज नहीं माना जाता है। ठीक है, एक्चुअली वो लीगल हो गया है, बट सोसाइटल
यस 377 तो चला गया है, और वो लीगल मतलब कर सकते हो आप, बट वो है सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। सो सोसाइटल एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट थिंग, सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, सो जेंडर रोल बेसिकली सोशल कॉन्सेप्ट। social concept of giving or assigning roles to men and women। अब ये रोल्स कैसे हो सकते हैं? मेन को रोल किया दिया जाता है प्रोवाइडर का, ठीक है, प्रोवाइडर टू फैमिली। विमेन का रोल दिया जाता है सर्व द फैमिली। यस, पर स्टीरियोटाइप इज आप ऐसे बोल सकते हो कि जो, हाँ, ये एक नेगेटिव माइंडसेट होता है कि एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप मतलब आपके दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन है, ठीक है, प्री कंसीव नोशन। जैसे ये महिला है, अब ये पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, ठीक है, ये महिला है, ये बुलेट नहीं चला सकती, ये महिला है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये लड़का है तो ये रोएगा नहीं, ठीक है, ये लड़का, ये सेंसिटिव नहीं हो सकता। ओके, सो थिंग्स लाइक दैट। Okay, so gender basically it is a social concept where you assign role to men or women। और वो रोल कैसे होते हैं? मेन के लिए प्रोवाइडर टू फैमिली, विमेन के लिए सर्व द फैमिली। और एक होता है फेमिनिटी। फेमिनिटी इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। फेमिनिटी एज अ कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मी बीइंग अ वुमेन आई हैव दिस फेमिनिटी इनसाइड मी, द वे आई वॉक, the way I talk, the way I do things, the way I dress up, ठीक है। सो ये दैट इज फेमिनिटी, ठीक है, मेरे साथ है वो चीज़, और उस चीज़ को बहुत नेचुरली मैं आगे लेके जा रही हूँ, ठीक है। बट देन एक और चीज़ होती है, वो वहाँ पे ये होगा कि आप उस चीज़ को फोर्स कर रहे हो किसी पे, ठीक है। सो यू हैव लाइक, होता है ना कि अभी भी अब ये ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा बचा नहीं है, बट समहाउ कहीं कहीं होगा कि अगर लड़की बॉय कट करा के आ जाएगी तो पीपल विल जज हर्स, और या फिर ये कह देंगे अच्छा ठीक है, जब तक पढ़ रही है तब तक छोटे बाल रखो, जब शादी होने वाली होगी तो बाल बड़े कर लेना, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, या फिर लड़कों की तरह ड्रेस करना, है ना, या फिर उसको किचन की चीज़ें नहीं आती है तो उसको वो चीज़ सिखाना, एक पर्टिकुलर तरीके में तुम्हें बैठना चाहिए, ठीक है, और एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, दिस दैट। कोई लड़का थोड़ा सेंसिटिव है, कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने रो दिया तो उसको टीज करना, तू लड़की है क्या, तू ये है क्या, तू वो है क्या। सो काइंड ऑफ मेंटल हैरासमेंट है ना ये। सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो जेंडर रोल में असाइन कर दी जाती हैं आपको। सो बेसिकली जेंडर रोल इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग मेरे हिसाब से। आपको इस तरीके से किसी पे असाइन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ जब थोप दी जाती है ना तो पसंद नहीं आती किसी को भी। ओके, सो इसमें एक एग्जाम्पल ले लो कि मदुराई तमिलनाडु में है, ठीक है। सो वहाँ पे एक दुर्गा टेम्पल है, दुर्गा जी का टेम्पल है, देवी जी का टेम्पल है। हमेशा से वहां पे क्या, आप कहीं भी मंदिर में देख लेंगे जो पुजारी होंगे वो पुरुष ही होते हैं, ठीक है, पुजारी होंगे पुरुष होंगे, चाहे वो देवी जी का हो, चाहे वो देवता जी का हो, किसी का भी हो। सो दुर्गा टेम्पल जो है, देवी जी का टेम्पल है मदुराई में, वहां पे एक महिला ने पेटिशन डाला कि मुझे यहाँ का पुजारी बनना है, मैं क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। ये बात है 2006 की, ठीक है। वहां पे एक पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे क्यों नहीं बनाया जा सकता, और क्योंकि मैं एक महिला हूँ सिर्फ इसलिए मुझे मना किया जा रहा है यहाँ, इस वजह से ये मेरी मौलिक अधिकारों का हनन है, ठीक है, मेरे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वायलेट कर रहा है ये। और मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मद्रास हाई कोर्ट ने ही ये कहा है कि गॉड
मतलब जहाँ पे देवता है, देवी है, कोई भी मंदिर है, वहां पे किसी भी किस्म का जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। जेंडर बायस यानी स्त्री या पुरुष को लेकर के आपकी जो बायसनेस है, अपने दिमाग में जो पार्टीशनशिप है, वो नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली अलाउ कर दी गया। लेकिन दिक्कत यही होती है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बट वहाँ के पुजारी, वहाँ के सोसाइटी सब अगेंस्ट में घुस जाएंगे। सबरीमाला जजमेंट एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है। सबरीमाला में क्या हुआ था, एज 9 से अभी मैं लिखवा रही हूँ एग्जाम्पल, 9 to 49 एज की महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन एज में है, उनको उस मंदिर में एंटर करने से मना किया गया था। किस लिए? क्योंकि वहाँ के जो गॉड हैं वो सेलिब्रेट है, सेलिब्रेट इन अ सेंस ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। सो वहाँ पे इस एज की वे में नहीं एंटर कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। सब कुछ हो गया। उसके बाद 2 महिलाएं गई वहाँ पे कि आज हम जाएंगे उस मंदिर पे, आपने सुना होगा, फॉलो किया होगा। अब हुआ ये कि वहाँ उस एरिया की सारे पुरुष, महिलाओं को भी इकट्ठा किया गया कि उन दोनों औरतों को किसी भी हालत में वहाँ एंटर करने नहीं देना है। दिस वॉज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एपेक्स बॉडी इन द कंट्री, उनके कहने के बाद भी उनको जाने नहीं दिया गया। सो ये चीज होती है कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। और इसमें पॉलिटिक्स का रोल कैसे है, आपको याद होगा, a politician, a lady politician of current government, she said कि उन्होंने पहली बात तो इस चीज को बिल्कुल सही ठहराया कि वहां औरतों का जाना मना है। कैन यू गेस किसकी बात कर रही हूँ मैं? करेक्ट। सो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, बिल्कुल सही है, औरतों को वहाँ जाना मना है और मना होना भी नहीं, होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है पारसी हैं, और वो जब साइनागॉज में जाते हैं, जो पारसियों का होता है टेम्पल, जब वो वहाँ जाते हैं तो वो अंदर जाते हैं, क्योंकि मैं पारसी नहीं हूँ तो मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। तो ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे क्या है, आप एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में महिलाओं को अलग कर रहे हो, ठीक है, विमेन के किसी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, क्योंकि दे मेंस्ट्रुएट, उस बेसिस पे यू आर स्टॉपिंग देम टू एंटर द टेम्पल, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिक्स ये थी कि जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल साथ दिया था। उनका ये कहना था कि सरकार को या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी रिलीजियस इश्यू से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब उनके रीज़न क्या थे, उनको वहाँ पे अपनी सरकार बनानी थी, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने ये देखना है कि ज्यादा लोग, अगर वहां पे ये होता है कि ज्यादा लोग इस बात के साथ दे रहे होते कि महिलाओं को जाना चाहिए, तो वो साथ देते। लेकिन ज्यादा लोगों ने क्या किया कि नहीं, नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि जहां मेजॉरिटी है, जहां पे हमारा वोट आ सकता है, तो हम उधर जाएंगे। सो इट्स लाइक दैट पॉलिटिक्स एज अ लाइक, पॉलिटिक्स में अपने अंदर कोई एक खास आइडियोलॉजी होती नहीं है, हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आप ये देखो, पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले ही वो आइडियोलॉजी बोलते रहते हैं, बट समहाउ आप देखोगे कि वो हिपोक्रेसी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी, ठीक है। ऑल्दो जो करंट गवर्नमेंट है ये अपनी आइडियोलॉजी से काफ़ी टच में है, अभी तक काफ़ी टच में है, इतनी टच नहीं होती है, लेकिन ये इन्होंने फिर भी अपनी आइडियोलॉजी मेंटेन करके रखा है। उसका रीज़न ये है कि मेजॉरिटी में है, ठीक है, नहीं तो इतना आसान नहीं होता। ओके, सो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। आफ्टर सबरीमाला जजमेंट, सबसे पहला तो लिख लो सबरीमाला जजमेंट। आपको पता है सबरीमाला टेम्पल, पढ़ा था आपने न्यूज़ में? नहीं पढ़ा था? आपने पढ़ा होगा। सबरीमाला टेम्पल एक मंदिर है वहाँ पे, कहाँ पे, तमिलनाडु में, और पहाड़ों पे मंदिर है। वहाँ पे जो भगवान हैं उनको ब्रह्मचारी माना जाता है, तो वहाँ महिलाओं का जाना मना था, ठीक है। सो उस पे 2 महिलाओं ने पेटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये जो प्रथा चली आ रही है, तो उन्होंने उस प्रथा को गलत घोषित किया और ये कहा कि जो विमेन के फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, जब वो महिलाएं जाने लगी वहाँ पे, तो फिर भी वहाँ का समाज जो था, वहाँ के लोग थे, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, ठीक है। सो हम पुलिस लगाई गई थी वहाँ पे, पुलिस फोर्स लगाई गई थी।
वेरी, देखो इसमें क्या होता है ना कि जहाँ पे, इसीलिए सरकार ना पीछे हट जाती है। आप ये देखना कभी कभी, जहाँ पे जब जनता का जो पावर असल में जब निकल के आता है ना, तो सरकार कितनी भी बड़ी हो, मेजॉरिटी हो, जो भी है, वो पीछे हट जाती है। क्योंकि जो भीड़ की ताकत होती है ना, भीड़ की ताकत कोई नहीं मिटा सकता। यही हमने 1992 में देखा था, 6 दिसंबर 1992, रिमेम्बर? 1992। Let me see कि how many blank faces do I get. She got it. पिछले 6 साल से 2014 में सरकार आई है ना, तो 8 साल हो गए अब। ठीक है, 8 साल से हम इस चीज को सुन रहे हैं, मोर देन 8 years। स्टिल यू डोंट नो 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था? या नहीं, शी नोज, आई नो शी नोज। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद डेमोलेशन। सो उसमें क्या हुआ था, क्या था? So you don't know the date na? That date is important as well. Even if you don't remember 6 दिसंबर, you must remember कि हाँ ठीक है, when you are mentioning it, ठीक है, कभी हो सकता है किसी ऐसे में आप उस चीज को लिख रहे हो। ठीक है, सो आपको जरूरी नहीं कि डेट लिखो, बट फिर भी आप अगर एक ईयर लिखते हो ना, तो उससे आपको काफी सारी चीजें, उस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट हुई। 1992 में वो हुआ, 1993 में ब्लास्ट हुए थे मुंबई में। ठीक है, एंड देन उसके बाद सरकार में कितना बदलाव आया था। यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। ये मुझे नहीं पता। अच्छा, आई डोंट नो, आई डोंट नो अबाउट दिस केस। वही पार्ट होगा, कहीं भी होगा वही होगा। ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये वेल नोन नेशनल लेवल का एग्जाम्पल है, तो इसलिए इसको डाल दे रहे हैं। ओके। ओके, क्वाइट। Sabrimala judgment. This judgment can be seen as positive step towards furtherance of gender equality, यानी जेंडर इक्वालिटी की बढ़ोतरी की तरफ देखा जा सकता है, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक स्टेप के तौर पे। ठीक है, हियर द पैट्रियार्कल नोशन, यानी पितृसत्तात्मक नोशन जो होती है, नोशन क्या थी? प्रोहिबिटिंग विमेन, महिलाओं को रोकना, प्रोहिबिटिंग विमेन फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल was declared violative of their fundamental rights.
टेम्पल इसके यहाँ पे ऐड कर देना, यानी यहाँ पे women के आगे यहाँ पे ऐड कर देना belonging to menstruating age. ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इसी आधार पे सभी महिलाओं को नहीं मना किया गया था, बस मेंस्ट्रुएशन एज वाली महिलाओं को ही मना किया गया था। यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, प्रोहिबिटिंग women belonging to menstruating age from entering temple was declared violative of their fundamental rights. क्या? हाँ, मदुरई वाला लिख दो। ये लिखो एट दुर्गा टेम्पल मदुरई, लिखना इस, वो लिख पाएगा? ओके, एट दुर्गा टेम्पल मदुरई, कॉमा, a woman staked her claim, a woman staked, stake मतलब STAKED, उन्होंने डिमांड किया, a staked her claim to be the full time pujari, to be the full time pujari in 2006 at Durga Temple Madurai, comma, a woman staked STAKED her claim to be the full-time pujari in 2006, full stop. Agreeing with her claim, agreeing, AGREEING, agreeing with her claim, comma, the Madras High Court, बेटा स्पेलिंग सही लिखना, नहीं तो देख लेना आगे से, ठीक है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट, हैज रिसेंटली RECENTLY, रिसेंटली रूल्ड RULED, रूल्ड दैट, ये स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रूल्ड दैट के आगे लिखना the altars of God, yes, the altars of God must be free from gender bias. ये मद्रास हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, कोर्ट में लिखना, ठीक है, ऐसे ही रूल डैट के आगे। क्यों होगी? मुस्लिम महिलाओं को डालनी होगी तो वो डालेंगी, और जब वो डालती भी हैं तो उसके बाद फिर उसमें देखो जो ये रिलीजन वाले केसेस होते हैं ना, फिर इसमें आपको उस रिलीजन से रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो चाहिए होंगे वहाँ पे। तो अगर कोई महिला, मुस्लिम महिला डालती है कि वहाँ पे महिलाओं को क्यों नहीं आज़ादी है अंदर तक जाने की, या जो भी इश्यूज़ हैं उनके, सो वहाँ पे जो क्लेरिक्स होंगे, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, अलमा, हाँ, मौलवीज, सो मौलवीज आएंगे, वो अपना ओपिनियन रखेंगे कि भाई इसलिए नहीं क्योंकि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है या फिर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सो उस पर फिर जजमेंट देखी जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ टाइम अभी तक तो ये चीज़ नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब मौलवीज हैव बीन एबल टू क्लेम इट कि भाई जो भी चल रहा है सही चल रहा है। सो देखो रिलीजन के कभी भी रिलीजन का इश्यू होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इसमें किसी भी किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो मेजॉरिटी आपके इश्यू के साथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप भूल जाइए, फिर उस सही वक्त का इंतजार करिए जब मेजॉरिटी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में साथ देने के लिए हो। तो गलत होता ही है बेटा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती जब रिलीजन का इश्यू है। देखो रिलीजन, अभी मैंने आपको बताया ना, दिस बिलोंग्स हियर, ये दिस इज इन योर हार्ट,
ओके, दिस इज योर आइडेंटिटी, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपके दिल, जज्बात, ईमान, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कभी कोई भी ऐसा फैसला नहीं देगी कि कल को दंगे भड़क जाएं, ठीक है, कि मास किलिंग शुरू हो जाए, ये चीज नहीं कर सकते। सो एट द एंड हमारा पॉलिटिक्स का एट द एंड एम क्या होता है, आपको लिखवाया था ना, टू मेंटेन द पीस, सेफ्टी, ओके, राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सो एट द एंड हमारा एम ये है कि हम वो चीज देखें जहाँ पे पूरा समाज शांति से रहने के काबिल रहे, ठीक है। सो अब जैसे हिजाब वाला इशू था, वो तो फिर भी थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि इस देश की ही काफी ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, तो उसको फिर भी डील करना थोड़ा सा आसान था, राइट। बट और जैसे आपने वो मस्जिद वाला जो इशू दिया कि भाई वहाँ क्यों नहीं जा सकते, या फिर सबरीमाला वाला ही जजमेंट था, उसमें जजमेंट तो दे दिया गया चलो, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इवन टिल नाउ, ठीक है। या फिर आज की डेट में भी अब जैसे ये मद्रास हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो भगवान की जो एरिया है, जो मंदिर है, वहां पे जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट ने बोल दिया। कितनी मंदिरों में आपने महिला पुजारी देख ली अभी तक? नहीं देखी ना। शादियां होती हैं, पुरुष पुजारी होता है। हालांकि आजकल एक आध मुझे एक there's this actress दिया मिर्जा, इफ यू नो, तो जब उसकी शादी हो रही थी तो उसने महिला पुजारी रखी थी, ठीक है। सो एक विमेन पुजारी थी जिसने शादी कराई थी, विच इज अ वेरी रेयर थिंग, ओके। सो ये सारी चीजें हैं, ये बदलाव है, इन बदलावों को आने में वक्त लगता है, राइट। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल है ईरान अफगानिस्तान। 1960 का ईरान आप कभी देखिएगा, 1960 के ईरान में महिलाएं जो है कॉलेज जाती थी, बसेस में ट्रैवल करती थी। इंडिया में वो लेवल नहीं था डेवलपमेंट का। इनफैक्ट यूके में भी विमेन यूज्ड टू वेयर दोज बिग गाउन्स, तब भी मतलब उनका गाउन पहले ये था कि 19th सेंचुरी में फ्लोर तक था, एंड देन उसके बाद काफ लेंथ आ गया, ठीक है। बट ईरान में विमेन यूज्ड टू वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, यूनिफॉर्म पहनती थी, कॉलेज जाती थी, मेकअप करती थी, देयर वाज नो हिजाब एज सच, शॉर्ट हेयर, ओपन है, सब कुछ है। 1960 की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो स्पाइज भी होती थी, है ना, गुप्तचर स्पाइज, एजेंसीज में वो काम भी करती थी, हर तरीके से काम करती थी। दे वर सो फ्री एंड दे वर सो एबल टू डू एवरीथिंग, ठीक है, 1960 के ईरान में। एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1970s, 1979 में वो जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से वापस से सब कुछ चादर आ गई, ठीक है, बुर्का आ गया, एवरीथिंग एवरीथिंग चेंज्ड। अब आज के ईरान में आप देखो, उस टाइम के ईरान में जब आप जाते थे ना, सड़कें डेवलप्ड होती थी, विमेन आर वॉकिंग फ्रीली, बुक्स है हाथ में, सूटकेस है हाथ में, ब्रीफकेस है हाथ में, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा उस वक्त की कभी मूवीज आप देखोगे, हॉलीवुड मूवीज होती हैं, कोई उस टाइम की हो, कोई बेसिकली वो पॉलिटिकल मूवीज होती हैं, कभी ऑब्जर्व करना, 1960 पे बेस्ड बनी होंगी। सो उस वक्त विमेन एकदम बिल्कुल जहाँ पे जैसे कोई लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, उसके साथ आपको महिलाएं दिखेंगी, उसकी बेटी भी होगी तो वहां काम कर रही होगी उसके साथ, ठीक है। और आज की डेट में क्या है, पूरा तबाही मची हुई है, ठीक है। सो दैट्स वाई जो 50% पॉपुलेशन है इस धरती की, अगर आप उसको ढक के रखना चाहते हो, ठीक है, उसको जो है देवी की मूर्ति या फिर कुछ सजावट का गुलदस्ता बना के घर पे रखना चाहते हो, योर लॉस, ठीक है। अगर आप उसको उसी बराबरी के साथ इकोनॉमी में लेके आओगे, आपका ही परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, आपकी ही देयर इज दिस थिंग, आई डोंट रिमेम्बर कि उस किसने कहा है ये, कि अगर एक फिलोसफर ने कहा कि अगर किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट आपको देखनी है तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी, उस रिलीजन की महिलाएं कितनी डेवलप हैं, ठीक है। इट इज इंडिकेटर, विमेन आर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, यस, ग्रोथ, राइट। चलो, अब इसमें कुछ हम नेगेटिव चीज एक और डाल लेते हैं। प्रधान पति का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, उसके बिना तो ये कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे कह रहे हैं पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उसका वो हश्र नहीं होना चाहिए जो पंचायत में हुआ, ठीक है, कि प्रधान महिला है लेकिन सारे सिग्नेचर, सारे काम उनके पति देव कर रहे हैं।
नहीं नहीं, साइन के लिए उनकी जरूरत होती है, लाइक सब कुछ। बताती हूँ अभी, एक मिनट। पंचायत सीरीज देखी किसी ने? नहीं देखी? बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए। सो उसमें देखी है, हाँ। लाइक शी नोज। सो उसमें क्या है, गांव की कहानी है, और उसमें एक महिला है, नीना गुप्ता प्लेड एज दैट प्रधान वुमन। ठीक है, सो वो घर में सारा काम करती है, उनके पति देव हैं जो प्रधान पति हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेप लेना होता है वो डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है यहाँ पे बिजली लगेगी, यहाँ पे लाइट्स लगेंगी, कागज जो है घर भेज देते हैं, और उनकी बीवी जो पूड़ियाँ तल रही होती आती हैं और अंगूठा लगा देती है उसमें। ठीक है, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है ये, क्या डेवलपमेंट होना है, तो दिस इज द थिंग। और ये हर जगह प्रेवलेंट है। सो नाउ ये जो शब्द है ना प्रधानपति, ये एक्सेप्टेड वर्ड हो गया है, मतलब दिस इज एक्सेप्टेड वर्ड। यस, जैसे राष्ट्रपति हो गए, वैसे ही प्रधानपति इज एन एक्सेप्टेड वर्ड नाउ, ये लिखा होता है। ठीक है, एग्जाम्स में भी आपको कभी क्वेश्चन देना होता है ना, यू कैन टोटली राइट दिस वर्ड, अपने आंसर में आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मूवी का रेफरेंस देने में कोई इशू नहीं है। देर इज दिस टॉपर, हिज नेम इज रवि सिहाग। सो उनके आंसर्स में उन्होंने कितने सारे मूवीज के एग्जांपल्स दिए थे, दंगल का एग्जांपल दिया था ही टोल्ड। ठीक है, दंगल मूवी में, बिकॉज ही बिलोंग टू दैट एरिया, सो दंगल मूवी वहाँ की बनी हुई थी। ठीक है, तो उसमें बच्चियों का कैसे डेवलपमेंट दिखाया गया था, है ना, कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, हाँ हाँ। सो सो दैट थिंग कि भाई, अब अच्छा, हरियाणा का एग्जाम्पल भी यू कैन मेंशन। जेंडर रोल में, वेरी गुड, ये याद आ गया, जेंडर रोल में विमेन को कैसे देखा जाता है, और हरियाणा में आप देखिए महिलाएं किस तरीके से बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के बाहर निकलती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में। ठीक है, और वो भी एक ऐसे स्टेट से जो कि सो कॉल्ड महिलाओं को लेकर के कितना कंजर्वेटिव माना जाता है, खाप पंचायत से हैं। ठीक है, महिलाओं को लेकर के कि नहीं भाई घर के अंदर ही घुसी रहेंगी, कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें कोई लड़की अगर निकल के आती है तो सीधे फिर वर्ल्ड लेवल के निकल के आती है। ठीक है, सो ग्लास सीलिंग बिल्कुल तोड़ती हुई जाएगी, या तो जिमनास्ट में जाएगी, बॉक्सिंग में जाएगी, या फिर कुश्ती, जो भी है। सो हरियाणा के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, और इसकी वजह से हरियाणा को अब स्पोर्ट्स में जो है काफी इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। जब भी कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनती है तो वी मेक श्योर, दे मेक श्योर, द गवर्नमेंट मेक श्योर कि हरियाणा स्पेसिफिक हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास टैलेंट है। एंड बिकॉज ऑफ, नॉट जस्ट बिकॉज हरियाणा में ऐसा नहीं है, उसमें ये भी है कि जो हरियाणा की ज्योग्राफी है ना, इट बिलोंग्स, जैसे ये अपना इंडिया है, सो यहाँ अपना हरियाणा आ रहा है। ठीक है, सो ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के लोग, इनके जो जेनेटिक्स हैं, या फिर ये पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान हो गया अपना। ठीक है, इधर अफगानिस्तान हो गया। सो यहाँ इंडिया में इतना जो लेवल है ना, ये यहाँ की जो जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स का भी बहुत रोल है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जब इन्वेजन्स हो रहे थे इंडिया में, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी, एंड देन उसके बाद एडी में जब शुरू हुई, हाँ, हुन आए, ठीक है, कुशान्स आए, ओके, ग्रीक्स आए। ग्रीक्स जो थे, अलेक्जेंडर, वो यहाँ तक टच कर दिया था उसने। ठीक है, सो उसके सिपाही यहाँ पे कहीं बस गए। सो द जेनेटिक्स यू ऑल्सो सी कि वहाँ के लोग, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लोग जो है लंबे भी होते हैं। ठीक है, दे हैव दिस ह्यूज, लाइक देयर बॉडी इज ह्यूज। लाइक हमारे यहाँ पे जनरल हाइट होगी 5'2", 5'3" समथिंग, उनके यहाँ पे एक जनरल हाइट भी अच्छी है, तो जेनेटिक्स भी अच्छे है, तो उसका भी फर्क होता है। सो अगर कोई हरियाणा में कोई महिला अगर घर पे भी काम करती है ना, चूल्हा चौका भी करती है, तो हम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है, पता है। ठीक है, सो सो दैट थिंग इज देयर, दे आर वेरी स्ट्रेंथफुल। सो ये भी रीजन है, जेनेटिक्स का असर होता है। आपको कहाँ बोल रहे हैं, मैं आपको इसीलिए तो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। अब मैंने आपको मंदिर का दे दिया, ये दूसरा एग्जाम्पल है प्रधानपति। इसमें आप लिखिएगा 33% रिजर्वेशन इन पंचायत। आप जितना अपना खुद का एग्जाम्पल ऐड करोगे ना, उतना बेहतर है। और जितना आप सोचते हो ना, आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी।
It won't lose you. क्या नहीं देखा होगा? तो क्यों, उससे क्या होता है? आप उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करो ना। ऐसा नहीं होता है। देखो, वो उस मूवी में दिखाया गया है कि, और वो एग्जामिनर कोई ऐसा आदमी नहीं होता, वो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है? नहीं, मेरी बात तो सुनो। वेन यू आर टॉक, ये मत लिखना कि एज शोन इन दंगल, फुल स्टॉप, आंसर खत्म मेरा। भाई ऐसे नहीं लिखना है। आपको ये बोलना है कि लाइक लाइक हरियाणा का एग्जांपल आपको मेंशन करना है, लाइक गर्ल्स फ्रॉम हरियाणा आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग ऑफ जेंडर बायस। हाउ? Because they are doing so, they are representing the country in sports, especially what kind of sports? Boxing, gymnastic, जो कि generally men के लिए prefer किए जाते हैं, ठीक है? So a woman or girl from Haryana representing the country on global level on these particular sports, which are basically, you know, used to be reserved for men, ठीक है? बॉक्सिंग वाज यूज्ड टू बी रिजर्व, वी कैन नॉट इमेजिन अ वुमन डूइंग दैट, ठीक है? सो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करो। एंड दिस थिंग वाज शोन इन द मूवी आल्सो, वेयर द टैग लाइन वाज माय मेरे माय क्या था? हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हो। एंड देन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आंसर में कुछ हिंदी में कोट कर रहे हो, जैसे कई बार हम आंसर में लिखते हुए कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यानी वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है? तो आप हिंदी में लिख दो वसुदेव कुटुंबकम, एंड देन ऐसे करके इंग्लिश में लिख दो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, because you never know the person who is checking that is Hindi speaking person, Bangla speaking person, Telugu speaking person, ठीक है? So आप ऐसे ही अगर कोई बंगाली लिखता है तो बंगाली में वो चीज लिख सकता है, but then he or she has to accompany that with English, okay? मैं क्या कह रही थी? 33% reservation in panchayats for women was a positive step towards gender equality, gender representation, not it, representation. Women representation in politics. But most often it has been observed that इसके नीचे स्पोर्ट्स वाला एग्जाम्पल डाल देना, हरियाणा वाला। अच्छा, अभी लिखवा देती हूँ उसको भी। पंचायत, यस।
हम्म। हाँ बिल्कुल। द एंड ऑब्जेक्टिव इज जब वो तुम्हारा पूरा आंसर पढ़ ले, उसको चीजें हॉलिस्टिकली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने उसको कंफ्यूज कर दिया, इतना घुमा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी शुरुआत करो उसको अच्छे से फिनिश कर दो। विमेन इन हरियाणा, डू आई नीड टू रीड दैट? सब समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है? ये वाला आ गया, प्रधानपति दैट इज 33% रिजर्वेशन इन पंचायत for women was a positive step towards women representation in politics, but most often it has been observed that women are taking the seats but their husbands execute the responsibilities of pradhan, often referred as pradhanpati. Okay, next point is women in Haryana are breaking the glass ceiling. Glass ceiling एक ऐसा टर्म है जो आप कई जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लास सीलिंग मतलब एक ऐसी इनविजिबल सीलिंग, मतलब एक आपको एक इतना लेवल बता दिया गया, योर लेवल इज दिस मच ओनली। सो ग्लास इसलिए बोला जाता है क्योंकि दैट इज इनविजिबल बट इट इज इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में वो बैठा दी गई कि तुम्हारी लिमिट बेटा इतनी ही है। सो विमेन from Haryana are breaking that glass ceiling of by representing country at global level in sports like boxing, gymnasium, traditionally referred as men's sports. Example में लिख दो, नाम क्या है? हाँ, उसके अलावा भी एक और महिला है जो अभी साक्षी, क्या क्या पीवी सिंधु फ्रॉम साउथ से है, वो हरियाणा से नहीं है, उनका भी आप लिख सकते हैं। शी इज फ्रॉम साउथ, पीवी सिंधु बैडमिंटन में। हरनाज संधू, हरनाज संधू मिस यूनिवर्स, हाँ बिल्कुल। मिस यूनिवर्स तो बहुत सारे बन रहे थे, बस उसमें ये था। अच्छा हरनाज संधू, हाँ नहीं, पंजाब, पंजाब से थी ना, क्या हरियाणा से थी? ओके हरियाणा से थी, आई डोंट रिमेम्बर। बट उसमें जो इशू था ना हरनाज संधू के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू था जो उसके बाद आया, वो एक तरीके से और सोसाइटी को दिखाता है कैसे सोसाइटी सोचती है। सो हरनाज संधू जब उसने मिस यूनिवर्स जीता तो शी वॉज ऑल स्लिम ट्रिम, द वे मिस यूनिवर्स को होना चाहिए, ठीक है, दुबली पतली जैसी होती है, ट्रेडिशनली जैसा माना जाता है। जीतने के बाद शी हैज दिस सम डिसीज, सब बॉडी इम्यूनिटी कोई डिसीज है उनको, जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। कुछ नाम भी बताया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उस डिसीज की वजह से उनका वेट बहुत बढ़ गया। तो करेंटली शी इज ऑल फ्लफी एंड मतलब हेल्दी है काफ़ी ज़्यादा। सो उससे लोगों ने इतना उनको ट्रोल किया सोशल मीडिया में कि क्या ये मिस यूनिवर्स है, शी कांट इवन कंट्रोल हर वेट, ठीक है, हाउ डज शी लुक नाउ, लुक एट हर, ये मिस यूनिवर्स, मतलब ट्रोलिंग होती है ना जनता की कि
यू फॉरगेट दैट वो लड़की कहाँ से आई, कहाँ को गई, मिस यूनिवर्स जीत गई, तुम्हें पूरा रिप्रेजेंट कर दिया, देश का नाम रोशन हो गया, इतने सालों के बाद कोई इंडिया से मिस यूनिवर्स बनी थी। यू फॉरगॉट एवरीथिंग एंड यू रिमेंबर कि उसने वेट गेन कर लिया। सो दिस शोज कि नाउ इट अगेन इट दिस इज स्टीरियोटाइप, यू हैव दिस स्टीरियोटाइप इन योर ब्रेन, द सोसाइटी हैज दिस स्टीरियोटाइप इन देयर ब्रेन कि एक महिला को एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना चाहिए, दुबली पतली होनी चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, चेहरा ऐसा होने चाहिए, ठीक है। सो वो सारी चीज आपकी बायसनेस देखती है और उसकी वजह से आपने जो अचीव किया है वो ढक जाता है, ठीक है। सो मतलब आपने क्या अचीव किया, आपने पूरे देश को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, वो चीजें भूल गए, आपको बस इतना याद है कि उसने वजन बढ़ा लिया, ठीक है। तो दिस शोज द स्टीरियोटाइप टिपिकल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। ओके, बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिल्कुल आराम से यूज करो। महिलाओं पे, महिलाओं का टॉपिक ऐसे में हमेशा आता है, जैसे 8 टॉपिक दिए जाते हैं तो आप देखोगे एक टॉपिक महिलाओं का जरूर उसमें मेंशन किया जाएगा। सो जब आप मेंशन कर रहे हो, आप बिल्कुल एनेक्डोट से शुरुआत कर सकते हो, कोई कहानी लिख सकते हो, कोई अपना ही एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो अगर आप लिखने में माहिर हैं तो, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी क्रिएटिविटी दिखाती है। अब एक और चीज है कि जो जेंडर है ना, ये क्या ये आदमियों को, क्या ये पुरुषों को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? कैसे करता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि महिलाओं को तो हमने देख लिया कि पितृसत्ता, पेट्रियार्की महिलाओं को इम्पैक्ट करती है, पर ये पुरुषों को कैसे इम्पैक्ट करती है? बस ये लास्ट पॉइंट होगा, फिर जेंडर अपना। हाँ, दे विल प्रोवाइड, एंड जब प्रोवाइडर बन जाता है फिर चेन बनाने की कोशिश करो, क्या क्या आप देखते हो, बिल्कुल रॉ जैसे आप समझते हो, बोलो। और वही चीज है, अगेन अगेन यू आर रिपीटिंग सेम थिंग। बिल्कुल, ये न्यू, अब इससे जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है? डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर क्या होता है? सुसाइड, करेक्ट। सो क्या हुआ, एक चीज आपने कभी पढ़ा होगा, जो किसान जो सुसाइड करते हैं ना, आप ऑब्जर्व करोगे इसमें मेल होते हैं ज्यादा, जबकि एक दूसरा आयरनी ये है कि खेतों में जो ज्यादा काम करती हैं एज अ लेबरर वो महिलाएं हैं, ठीक है। बट सुसाइड जब आप किसानों को देखते हो, पुरुष है, ठीक है। सो एक चीज है, एक साइकोलॉजिस्ट ने ये एनालॉजी दी थी कि जो पुरुष है ना, वो लोन लेके कर रहा है, ठीक है, कर्जा जो भी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो कर्जा पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। महिला जो है लेबर की तरह काम कर रही है, बट क्योंकि वो पुरुष है, क्योंकि उसको परिवार का कर्ता धर्ता माना गया है, क्योंकि उसको एक एक लेवल प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वो उस बर्डन के नीचे इतना दब जाता है कि वो उसके आगे सोच ही नहीं सकता। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरी बीवी काम कर रही है, मेरे बच्चे लेबर की तरह भी काम कर रहे हैं, तो मैं भी काम कर लूँ, हो सकता चीजें बदल जाएं। नहीं, वो ये सोचेगा कि यार मैं, मुझे प्रोवाइड करना था, मैं तो करता धरता था, मैं नहीं कर पाया, मैं हार गया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। सो सुसाइड में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ओके, आप कहीं भी डेटा देखोगे ना तो पुरुषों की संख्या कंपैरेटिवली सुसाइड में ज्यादा है। वो इसी वजह से, बिकॉज द बर्डन दे बीन पुट अप इतना ज्यादा हो गया कि वो उस चीज को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन एट द एंड, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड देन एट द एंड यू डू टेक दैट स्टेप। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट्स, जेंडर बायस वाला टॉपिक पे ही चल रहा है ये, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट, impacts men, how? फोर्थ है, ओके, ठीक है, बताओ उसका फिफ्थ कैसे है? इसमें आर्टिकल हम मेंशन कर सकते हैं अगर आपको
लेकिन रिलेटेबल होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। जैसे जो हम रिजर्वेशन की जब बात कर रहे थे पंचायत वाला, तो आप बोल दो कि वहाँ पे ये आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन, ठीक है। सबरीमाला वाला जजमेंट जब मेंशन किया गया था, तो आप क्या उसमें बोल सकते थे कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया ना कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। सो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजन का आर्टिकल आप मेंशन कर सकते हैं। एक सेकंड, I'll say hold it. एक एग्जांपल ये होगा, डेटा है ये, इन इंडिया 71% सुसाइड्स में मेन होते हैं। रीजंस क्या होता है? रीजंस बीइंग द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग, the burden of earning, the burden of doing acts in a particular way, the and suppressing emotions, सबसे बड़ा burden तो ये होता है। because अगर because you know crying is a very human thing, every human cries। जब बच्चा है, लड़का हो लड़की हो, पैदा होता है, पैदा होते ही रोता है ना, then how can you assign someone कि नहीं you cannot cry because you are a man? This is suppressing emotions. We all feel that after crying we feel a bit relaxed, relieved, glow भी आ जाता है चेहरे पे, right? तो
नहीं, एक्चुअली इट हैपेंस, मुझे ऐसा लगता है कि रोने के बाद ग्लो अच्छा आ जाता है। सो ओके, सो फिर उसके बाद भी आप जब आप रोते हो, शेयर करते हो, तो आपका मन हल्का होता है। और उस चीज में अगर आप मेन को सप्रेस कर रहे हो, नो यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट फील इट इन अ सर्टेन वे, सो जाहिर सी बात है एंजाइटी होगी। फिर वो गुस्सा जो एक टेम्पर इशू होता है। अच्छा, एक और बात है, टेम्पर इशू को लेकर के अगर कोई आदमी गुस्सा करता है, एक लड़का गुस्सा करता है, तो कहते हैं कि लड़का है गुस्सा कर रहा है, क्या गलत है? ठीक है, लड़की करती है तो उसको बोल देते हैं कि नहीं गुस्सा क्यों कर रही है, गलत है। लड़के को नहीं बोलते हैं, उसके एंगर को बड़ा नॉर्मल माना जाता है, जबकि वो एंगर एक डिसऑर्डर का रूप भी हो सकता है। ठीक है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। समवन इज हैविंग एंड टेम्पर इशू, टेम्पर इशू एक वाकई एक मेंटल डिसऑर्डर है नाउअडेज। ठीक है, हाँ, टेम्पर इशू, हाइपर टेम्पर बोलते हैं किसी को, कि शॉर्ट टेम्पर होता है। ओके, एंगर इश्यूज, एंगर फिट्स आते हैं लोगों को। ठीक है, सो ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी है। तो कितनी सारी चीजें बर्डन करनी पड़ती हैं पैट्रियार्की की वजह से। सो कीप दैट इन माइंड। पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता सिर्फ महिलाओं के लिए गलत नहीं है, पुरुषों के लिए भी उतनी ही गलत है, उतनी ही बर्डनिंग है। सो अगर उस चीज को हम बैलेंस करना सीख जाएं कि दोनों को कैसे हम इक्वालिटी देखें, दोनों की इंडिविजुअलिटी को कैसे मेंटेन करें, महिलाओं को पुरुष बनने की जरूरत नहीं है, पुरुष को महिला बनने की जरूरत नहीं है, दोनों को इंसान बन के रह के चलने की जरूरत है। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। सो जेंडर बायस का टॉपिक तो फिनिश हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसको ऐड करो, डोमेस्टिक वायलेंस में भी हो सकता है ये डोमेस्टिक वायलेंस का रूप लेते हैं कि क्या होता है कि हाँ, एंजाइटी डिसऑर्डर। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या होता है, पुरुष का क्या है कि तुम्हें बाहर का सब कुछ संभालना है। ठीक है, सो पूरा दिन ऑफिस में जाएगा, बॉस की डांट खाएगा, ठीक है, पूरी दुनिया से लड़ेगा। फिर जब वो घर आता है, अच्छा कभी ये नोटिस किया कि वो बीवी पे ही हाथ उठाएगा, बहन पे नहीं करेगा, माँ पे नहीं करेगा, भाभी चाची किसी पे नहीं करेगा, बीवी पे ही करेगा। बिकॉज एज अ सोसाइटी उसको बताया गया है कि दिस इज योर टेरिटरी। ठीक है, दिस इज योर टेरिटरी। सो वो उसी पे सारा वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। सो दिस इज ऑल्सो, तो बेसिकली जब आप चीज़ों को हम हॉलिस्टिकली देखते हैं तो फायदा दोनों का होगा। ठीक है, पेट्रियार्की को जब हम एक तरीके से एड्रेस करेंगे कि इसकी क्या क्या खामियां हैं, तो फायदा दोनों पे होगा। सो कोई किसी की टेरिटरी नहीं है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। हम्म, क्या? अवेयरनेस, चेंजिंग माइंडसेट, यू नो, बी द पर्सन। जब आप पढ़ते हैं, यू फीड योर सेल्फ इंटेलेक्चुअली, आपका इंटेलेक्चुअली जब एक सेटिस्फैक्शन होता है, चीज़ें जब डेवलप होती हैं आपके ब्रेन में, तो आप समझते हो। इसीलिए सोशियोलॉजी पढ़ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम लॉ पढ़ रहे हो, तुम मेडिकल पढ़ रहे हो, रीड सोसाइटी फर्स्ट। जब आप सोसाइटी पढ़ते हो, आप अपने आप को समझते हो, आप अपने साथियों को समझते हो। और जब आप समझते हो तो आपको ये समझ में आता है कि वो अगर किसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है, मेरा इमोशनल क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, सो इसी वजह से सबको जब आप पढ़ोगे तो आपके जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं। अच्छा, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे का मुझे नाम ध्यान नहीं, 2-3 साल पहले एक सर्वे हुआ था। सो उसमें महिलाओं से पूछा गया था कि जब आपको डोमेस्टिक वायलेंस जब आप सफ़र करते हो तो आपका क्या रिएक्शन होता है। पति मारता है, पीटता है, तो आपका क्या रिएक्शन होता है। मोस्टली विमेन, मोर देन 50% विमेन सेड कि वी एक्सेप्ट इट, पति है। ठीक है, सो जब महिलाएं उस चीज को एक्सेप्ट करके बैठी हुई हैं तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको इसी वजह से आपको अवेयरनेस उस चीज में लानी चाहिए, सबको, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, उनका भी उतना ही योगदान है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई ऐसा पुरुष दिखाई पड़ता है समाज में जो हर तरीके से परिपूर्ण होता है, लाइक उसकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होती है, एक अच्छा हस्बैंड होता है, एक अच्छा सिविलियन होता है, एक अच्छा ऑफिसर है, टीचर है, पेरेंट है, तो हम उसको ग्लोरीफाई करते, देखो ये है अच्छा आदमी, उसने अपनी बीवी को भी कितने अच्छे से रखा हुआ है। ठीक है, सो आई रिमेम्बर वन एग्जाम्पल, कैलाश सत्यार्थी है, नोबेल लॉरियट। ठीक है, बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है। सो ही केम टू केबीसी में आए थे, और उन्होंने वहाँ पे वो और उनकी वाइफ भी आई थी। सो ही यूज्ड टू एड्रेस हिज वाइफ एज देवी जी। ठीक है, सो वो देवी जी बुलाते हैं अपनी वाइफ को। ओके, उनके कोई बच्चे भी नहीं है। ठीक है, दे आर टू, और उनको ऐसा लगता है कि सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सो वेल इन दैट फील्ड। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम देखते हैं ना कि कोई इंसान है, कोई आदमी है जो एक
एक लेवल पे पहुंच गया है, और उस लेवल पे पहुंचने के बाद उसका डिमीनर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी। एंड इसी वजह से अच्छी चीज़ों को भी हमें उतना ही ग्लोरीफाई करना चाहिए जितना कि बुरी चीज़ों को कंडेम। ओके, सो लेट्स फिनिश इट टुडे। उसको लिख लेना, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्या? नहीं नहीं, कल होगा। ओके, आज आज मैंने जेंडर बायस कर दिया, क्योंकि जेंडर बायस